जो नीरज शेखर के विरोध में वोट मांग रहे थे 30 साल से, आप उनसे कहते हैं कि 30 साल बाद अब आप अपने घर से निकलिए और निकल करके अब आप नीरज शेखर के लिए वोट मांगिए, जिसके खिलाफ आप 30 साल वोट मांगे आपने। जितने दल बदलू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, इसमें से 80% दल बदलू चुनाव हारे हैं। जो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से जो टूट करके भाजपा में आए और भाजपा ने उनको टिकट दिया और अपने कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, उनमें से 80% चुनाव हार गए हैं इस बार। और दोष किसके ऊपर है? उत्तर प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता, महाराष्ट्र की जनता। जनता को गाली दे करके आपको क्या लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? ट्रेंड चलाते हैं कि जॉर्ज सोरोस लगा हुआ था, रॉथशाइल्ड लगे हुए थे, दुनिया भर के सारी एजेंसियां लगी हुई थी, डीप स्टेट लगे हुए थे। अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं कि दुनिया भर की एजेंसियां लगी हुई थी। अंतर ये है कि आप ये बात चुनाव में ये नतीजे आने के बाद कर रहे हैं और मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा था। क्रिटिसिज्म नहीं सुनना, कोई कमी नहीं सुननी, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार। तो 5 स्टार का नतीजा आज लगा है मछली बाजार दिल्ली में। चंद्रबाबू नायडू को 10 मंत्रालय चाहिए, नीतीश कुमार को 5 मंत्रालय चाहिए, शिंदे को 4 चाहिए, एक जीतन राम मांझी है 1 सीट लेकर के वो 1 मंत्रालय मांग रहा है, वो भी फुल मिनिस्ट्री। 1 सीट है उसकी पार्टी की। अगर जब चापलूसवाद ही चलाना है, अगर परिवारवाद के विरोध में आपकी स्ट्रेटजी चापलूसवाद है, तो मैं देखता हूं कि इस परिवारवाद को आप अपने इस चापलूसवाद से कैसे डिफीट करते हैं, कैसे हराते हैं आप। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। हमारा नया पेट्रियन पेज आ गया है, तो अगर पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ जाके ज़रूर करें। धन्यवाद। कल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आए थे, आपने हमारा कल लाइव देखा था और तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए। हालांकि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि वो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, वो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जब सवाल जेन्युइन होते हैं, सवाल जो मैटर करते हैं, जो पूछे जाने चाहिए, जब आप वो सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब वही नहीं, कोई भी प्रवक्ता नहीं देता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। और उनके जवाब अगर वो वास्तविकता में देना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 दिन से ज़्यादा पार्टी में रह भी पाते। हालांकि आगे बढ़ते हैं। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा हार गई है या कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस तो 100 सीटें भी नहीं मिली कांग्रेस को, भाजपा तो फिर भी 240-42 सीटों पे है। सरकार तो बन जाएगी, कोई संदेह नहीं है इस बात में कि सरकार ना बने। मछली बाजार दिल्ली में लग चुका है, नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आ चुके हैं, शिंदे और ये शरद पवार और जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं रीजनल पार्टीज के, ये सारे के सारे दिल्ली पहुंच चुके हैं। सारी अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जो एनडीए के पार्टनर्स हैं बीजेपी के, वो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मीटिंग में क्या हो रहा है? बेसिकली मोल भाव हो रहा है। इसमें कौन कितना क्या मांग रहा है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं ये इस तरह से क्यों आए हैं, इसके ऊपर मेरा एनालिसिस, क्योंकि कल मैं ट्विटर पे मैंने कुछ पोस्ट किए थे, कुछ ट्वीट्स किए थे और वो काफ़ी वायरल हुए, मिलियंस में उनकी रीच गई और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जो आम लोग हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी को या जो बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं उनको तो नहीं वो पसंद आएंगे सवाल और या वो जो बातें जो मैंने लिखी थी, उनसे उम्मीद भी नहीं और ये मैं वीडियोज़ उनके लिए बनाता भी नहीं हूँ। ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ। वास्तविकता क्या है कि ये नतीजे ऐसे क्यों आए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश, जिन उत्तर प्रदेश के लोगों को ये ट्रोल्स कल से माँ बहन की गालियां लिख रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। मैंने ट्वीट में लिखा भी था कि आप जिनको ये गालियां दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को, आपको ये समझना चाहिए कि इन तीनों राज्यों में आपको फिर चुनाव लड़ना है। कहीं पे 2 साल बाद विधानसभा लड़नी है, कहीं 3 साल बाद विधानसभा लड़नी है, कहीं साल भर बाद विधानसभा लड़नी है। तो उन विधानसभा चुनाव के बारे में सोचे, क्योंकि आप ये जो गालियां लिख रहे हैं अपने वेरीफाइड हैंडल से, ये स्क्रीनशॉट्स सेव किए जाएंगे और अगले चुनाव, जब विधानसभा चुनाव आएगा तो इनके स्क्रीनशॉट्स जो वोटर्स हैं उन वोटर के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाले जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि ये देखो भाजपा वाले जो है ये तो तुमको गंदी गंदी गालियां देते हैं, आप इनको वोट दोगे। तो मैं और आप ये कह सकते हैं कि भाई हम तो बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या एक आम इंसान जो हमारा चैनल देखता है, जो जिसको दुनियादारी का नहीं पता, अगर उसके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो क्या वो उस चीज़ को देखेगा या नहीं देखेगा? वो उससे प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये सोचना चाहिए। लेकिन इतनी समझदारी की उम्मीद इन ट्रोलों से करना बहुत बड़ी चीज़ है, हमें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, तो ये जो नतीजे आए हैं इन राज्यों में क्यों आए हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ये उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी कैंडिडेट्स।
इनका एक काउंटर भी है उसके ऊपर। ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट समस्या थी तो स्मृति ईरानी कैसे हार गई, फिर नरेंद्र मोदी का वोट शेयर कैसे कम हुआ बनारस में, उसका भी जवाब दूंगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखें, जब आप बाहर से कैंडिडेट्स लेके आते हैं पैराशूट करा करके, जैसे बलिया लोकसभा क्षेत्र है, बलिया में आप ले आए नीरज शेखर को। नीरज शेखर कौन है? चंद्रशेखर सिंह के बेटे। चंद्रशेखर सिंह आप जानते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो कल तक अभी समाजवादी पार्टी में थे। आप उनको पैराशूट से लेके आ जाते हैं और उनको ला करके आप टिकट दे देते हैं कि भाई ये लोकसभा के उम्मीदवार हैं। और मुझे पता है कि इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं थी, और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं थी। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने, नड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें पैराशूट से लाए हुए कैंडिडेट्स, जो कि किसी को कांग्रेस से लाएं, किसी को सपा से लाएं, किसी को बसपा से लाएं, हम इनको टिकट देंगे। आपने दिए उनको टिकट, बहुत सारे अननोन लोगों को आपने टिकट दिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि आप ये अपने दिमाग में मान के बैठे हैं कि वोट तो मोदी के नाम पे पड़ना है, ये लोकल कैंडिडेट्स होते कौन है टिकट मांगने वाले? वोट तो मोदी के नाम पे पड़ेगा ना, वोट तो राम मंदिर के नाम पे पड़ेगा, कैंडिडेट तो मैटर ही नहीं करता, वो कोई भी हो। अब मेरी एक सिंपल सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब आप नीरज शेखर को टिकट देंगे तो जो पिछले 25-30 साल से जो बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के ग्राम सेवक, बीजेपी के सभासद, बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, जो नीरज शेखर के विरोध में वोट मांग रहे थे 30 साल से, आप उनसे कहते हैं कि 30 साल बाद अब अपने घर से निकलिए और निकल करके अब आप नीरज शेखर के लिए वोट मांगिए, जिसके खिलाफ आप 30 साल वोट मांगे आपने। वो निकलेगा? आप तो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं और आपके ये ट्रोल्स भी अपने अपने सोफे पे बैठे आराम से अपने घर पे, बस दूसरों को गालियां दे रहे हैं। ग्राउंड पे कभी गए हैं? ये उस बूथ कार्यकर्ता से जाके पूछिए कि नीरज शेखर के यहां पे वो कभी जाएगा उनके यहां दरबार लगाने, जिनको गालियां दी उसने 30 साल, जिसको चोर बोला है उसने, जिसको भ्रष्टाचारी बोला है उसने, वो जाएगा नीरज शेखर के यहां अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम लेकर के? उसका पैर छुएगा कि भैया ये काम है मेरा, हमारे गांव में एक तो हैंडपंप लगाना है, जरा आप लगवा देंगे क्या? उसका स्वाभिमान उसको उस चीज की इजाजत नहीं देगा। तो वो कार्यकर्ता नहीं निकला, वो नीरज शेखर के लिए वोट नहीं मांग सकता। बनारस में जब आप राजेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी से सांसद थे बनारस से 2004 की लोकसभा में, कल तक अभी वो कांग्रेस पार्टी में ही थे। जब अपना भविष्य नहीं दिखा बनारस में, क्योंकि वो सीट अब अजय राय को दी जा चुकी है और अब राजेश मिश्रा को कहीं और अकोमोडेट नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी में, तो राजेश मिश्रा भाजपा में आ गए। अब राजेश मिश्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पे बैठे हुए हैं, रैली में, घर घर जाकर के राजेश मिश्रा वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए। तो जो बीजेपी का वोटर है वो क्या सोचेगा? जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो क्या सोचेगा कि यार इस पार्टी में क्या भविष्य है मेरा? जो व्यक्ति इनको चुनाव इनसे लड़ता रहा और इनको चुनाव हराया है जिसने बनारस में, ये उसको पार्टी में लेके आ गए। यानी कि अगर मोदी जी कल को हट भी गए तो मुझे टिकट ना मिले, लेकिन इसको तो जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बार तो सांसद रह चुका है पहले ये, और जाति समीकरण भी बैठ जाएंगे। तो राजेश मिश्रा का भविष्य, उसका तो कोई भविष्य ही नहीं है। वो कांग्रेस से आके उनके पास भविष्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पास कोई भविष्य नहीं है। और जो वोटर है वो वोटर भी छला हुआ महसूस करता है कि यार इस राजेश मिश्रा के खिलाफ हमने वोट डाले हैं भाजपा के लिए, और ये आ जाकर के हमसे ही भाजपा का वोट मांग रहा है कि भाजपा को वोट दीजिए आप। ये वो ब्लंडर्स हैं जब आप दिल्ली में बैठ करके निर्णय लेते हैं, और जो क्षेत्र में, राज्य में जो आपका वर्कर होता है, कार्यकर्ता होता है, जो आपकी लोकल लीडरशिप होती है, वो चाहे आपके लोकल विधायक हो, चाहे लोकल मुख्यमंत्री हो, जब आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं और आप दिल्ली में बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार मुझसे एक कैंडिडेट मिले थे आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले, फरवरी की बात थी, जनवरी एंड फरवरी में वो मिले थे, उस समय वो टिकट के लिए बहुत परेशान थे। उनके भी दिमाग में ये चीज बिठाई गई थी, उनके दिमाग में ये बिठाया गया था कि भाई वोट तो मोदी के नाम पे पड़ना है, टिकट बस मिल जाए, जीत तो आप जाओगे ही। ये उस कैंडिडेट के दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी। हालांकि उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन वो मुझसे ये बात कह रहे थे कि यार टिकट हो जाए, बस जीत तो जाऊंगा ही, बिकॉज अच्छा वो उनकी अपनी लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट पे कोई और लड़ रहा था, उसका टिकट नहीं कटना था, वो कंफर्म था, तो वो किसी दूसरी लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। तो जब मुझसे मिले तो मैंने कहा कि भाई अब वो तो आपकी लोकसभा सीट नहीं है, आपकी लोकसभा सीट तो दूसरी है, तो आप वहां से क्यों टिकट मांग रहे हैं?
कहते हैं यार जो मेरी लोकसभा है वहां पे तो जो उम्मीदवार है वो तो इतने तगड़े हैं कि उनकी टिकट तो मैं नहीं कटवा पाऊंगा, लेकिन ये वाली जो लोकसभा सीट है इस पे मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने कहा आपके पास ना वहां कार्यकर्ता है, ना आपका वहां पे कोई जनाधार है, ना आपको कोई वहां जानता है, आप कैसे वहां जीत जाओगे। तो उनका कहना यह था कि देखिए वोट तो मोदी के नाम पे पड़ना है ना, टिकट कहीं से मिल जाए जीत जाएंगे। यही सेम माइंडसेट, और मैंने उनको उस समय कहा था, मैंने कहा था ये आप बहुत गलत माइंडसेट आप लेके चल रहे हैं कि वोट मोदी के नाम पे पड़ना और आप जीत जाओगे। इलेक्शन इतने सिंपल नहीं होते। मैंने कहा 2014 में एक लहर थी, 2019 में एक लहर थी कि भाई आप मोदी के नाम पे आप टिकट लोगे और लड़ोगे और जीत जाओगे। मैंने कहा 2024 का चुनाव पिछले 2 चुनावों से बहुत अलग है। इन 5 सालों में कोरोना आया है, कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं, कोरोना की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन ऐसे ही नहीं दे रही घर पे बिठा के। सरकार को भी पता है कि आर्थिक समस्याएं हैं। और मैंने कहा आप उत्तर प्रदेश में टिकट मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो और भी मसले हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवाद, बहुजन समाजवाद और कांग्रेस का जो अपना खुद का एक मार्क्सवाद है, वो तो मैंने कहा वो तो 70 साल तो उत्तर प्रदेश ने वो झेला है, तो उत्तर प्रदेश में कोई इतना विकास तो हुआ नहीं है 70 साल में। मैंने कहा जो विकास हुआ है, जो प्रगति या उन्नति देखी उत्तर प्रदेश ने, या जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता हुआ देखा है, या काम या व्यापार करने के लिए जो माहौल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगने के लिए जो माहौल होना चाहिए, मैंने कहा वो तो पिछले 10 साल में आया उत्तर प्रदेश में, योगी जी के शासन में। तो मैंने कहा यहाँ पे उसका असर बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा यहाँ पे इस फिनोमेना के ऊपर आप चुनाव मत लड़िए। आप ये जाकर के किसी और राज्य में कर भी सकते हैं जहां पे विकास दर, जहां पे पिछले 40 साल 30 साल भाजपा की सरकारें रही हैं, जैसे गुजरात है। मैंने कहा कि वहां पे जाकर के आप चुनाव लड़िए, वहां पे आप जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट सेंट्रल लीडरशिप के अंदर भी था। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके दिमाग में भी ये था कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको कैंडिडेट्स देने होते हैं। आपको ये कल्चर बंद करना पड़ेगा अपनी पार्टी में कि आप चुनाव से पहले आप समाजवादी पार्टी से, आपको पता है ये जो दल बदलू आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनमें से कितने लोगों ने चुनाव जीते हैं और कितनों ने हारे हैं। जितने दल बदलू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, इसमें से 80% दल बदलू चुनाव हारे हैं। जो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से जो टूट करके भाजपा में आए और भाजपा ने उनको टिकट दिया और अपने कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, उनमें से 80% चुनाव हार गए हैं इस बार। और दोष किसके ऊपर है? उत्तर प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता, महाराष्ट्र की जनता। जनता को गाली दे करके आपको क्या लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता से अब दोबारा कभी वोट नहीं चाहिए, विधानसभा नहीं लड़ना है वहां आपको। अब वहां लोकसभा, अगला लोकसभा 2029 में नहीं लड़ना है। आप अपने कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे, आप अपने कार्यकर्ता का ओपिनियन नहीं लेंगे। आप दिल्ली में बैठ करके अपने एयर कंडीशन कमरों में फैसले लेंगे, वो फैसले जो कि लॉजिक से, समझ से परे हो। और आपने खुद को इस बात में आत्ममुग्ध किया हुआ है, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा तो चाहे जिसको दे दो, खंबे वो टिकट दे देंगे, खंबा जीत जाएगा। ये एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जमीन से बन करके उठी हुई एक पार्टी है, सामाजिक आवश्यकता की वजह से बनी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो कि जिसको अंग्रेज इस देश की सत्ता सौंप के चले गए कि हम जा रहे हैं, अब हमारा काम तुम करो। उनके विरोध में बनी हुई पार्टी है। एक समय था जब सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में। पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। देश ने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है। वोटरों ने वो विश्वास जताया है जो कभी कोई नहीं जताता। कांग्रेस पार्टी को पिछले 50 साल से यह सौभाग्य नसीब नहीं हुआ भारत में, जो इस देश के वोटर्स ने आपके ऊपर किया, और आप उस चीज में बह गए। कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, उन कार्यकर्ताओं को जो धूप में निकलकर आपके लिए लाठियां खाते हैं। कोई सांसद जाकर के लाठी नहीं खाता है। जब लाठी चार्ज होता है तो कोई सांसद जाके लाठी नहीं खाता है, कोई विधायक लाठी नहीं खाता है। लाठी खाता है कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, जो लोकल लीडरशिप है उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसे परिणाम आएंगे। जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं और कहते हैं कि भगवा का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। भगवा डज नॉट स्टैंड फॉर बीजेपी, बीजेपी डज नॉट स्टैंड फॉर भगवा। भगवा और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है।
अगर भगवा और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है तो फिर जनता को कुछ आपने इतने सालों से पीछे लगा रखा है भगवा के। आप ही गलत फहमी है, वो वोटर भगवा का है, आपका वोटर नहीं है। वो भगवा जिनका झंडा है वो उनका वोटर है। वो जो नागपुर में भगवा ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं, जो भगवा ध्वज के सामने डेली दिन में 2 बार अपना शीश झुका रहे हैं, वो उनके वोटर्स हैं। वो भगवा विचारधारा के वोटर हैं जो आपके वोटर हैं। और आप ये कहते हैं कि भगवा का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बिना आरएसएस के चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे। अगर वो बयान आप ये कहते हैं कि वो बयान मिसकोटेड था, हमने वो बयान नहीं दिया, तो ये बात आपने कभी ऑफिशियली आकर के क्यों नहीं क्लियर की? आपने कभी क्यों नहीं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि ये हमको मिसकोट किया गया है? भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे ही एक प्रेस रिलीज इशू कर देते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये जो फला खबर जो कोट की जा रही है अखबार में कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये खबर गलत है, कर देते। वो भी आपने करने की जहमत नहीं उठाई। तो जब आप चुनाव के दौरान इस तरह के इंडिकेटर्स देंगे, इस तरह के दल बदलुओं को टिकट देंगे, अपने मनचाहे लोगों को टिकट देंगे, एक सामने आपके जो अलायंस है, देखिए 2019 के चुनाव में जो अलायंस था उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस और सपा के अलायंस से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो सपा और बसपा का अलायंस था। उसके विरुद्ध में आप 62 सीटें जीत गए, जो इससे कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल अलायंस था वो। लेकिन वो चुनाव जीत गए और ये हार गए। इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए कि ऐसा क्या किया है आपने कि इससे तगड़े विरोधियों से आप जीत गए थे और उससे कहीं कमजोर विरोधियों से हारे हैं इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में। पेपर लीक एक मसला था, आपने उसको एड्रेस करने की जरा सी भी जरूरत नहीं समझी। कम से कम पेपर लीक को हम एड्रेस करें। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, आप कहते, आप लोग ट्रेंड चलाते हैं कि जॉर्ज सोरोस लगा हुआ था, रॉथशाइल्ड लगे हुए थे, दुनिया भर के सारी एजेंसियां लगी हुई थी, डीप स्टेट लगे हुए थे। अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं कि दुनिया भर की एजेंसियां लगी हुई थी। अंतर यह है कि आप ये बात चुनाव में ये नतीजे आने के बाद कर रहे हैं और मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा था। आपको जब रिजल्ट मिल गया है उस चीज का, तब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। उससे पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, उस समय आप अपने नशे में थे। वोट मोदी के नाम पे मिल जाएगा, क्रेडिट हम खा जाएंगे कि हमने देखे जी कितनी बढ़िया सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी हमारी थी, कितनी बढ़िया हमारी मीडिया स्ट्रेटेजी थी। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? अगर आप अपने वोटर्स तक पहुंच नहीं पाए, अगर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया ने, अगर या इंडिया अलायंस की सोशल मीडिया टीम ने अपने लोगों को ये कन्विंस कर दिया, या ज्यादातर वोटर्स तक ये पहुंच करके उनको कन्विंस कर दिया कि अगर ये आ जाएंगे तो आ करके संविधान बदल देंगे, वो उन्होंने समझा लिया सबको। आपकी सोशल मीडिया टीम, आपकी अपनी जो मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, वो कहां थी? वो उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाए कि ये खबर झूठ है? ऐसा नहीं है। आप अपनी कमियों को एक ग्लोबल साजिश बना करके कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ साजिश कर रही थी, सारे ही हमारे खिलाफ मिल गए थे, इस वजह से हम हार गए इतनी सीटें, वरना हम तो पूर्ण बहुमत से पार थे ही। हम तो 400 पार कर रहे थे। ये जॉर्ज सोरोस ने हमको हरा दिया है। जॉर्ज सोरोस ने कितने पैसे लगाए हैं? $1 बिलियन। रफली इंडियन करेंसी में कितने होते हैं? 8,100, 8,200 करोड़। भारत की सरकार के पास इससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा है। भारत सरकार की बात छोड़ दीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के पास उससे ज्यादा तो चंदा है। उसने लगाए हैं, आप भी लगा देते। और देश की सरकार जो है, सरकार के पास तो $1 बिलियन है ही कुछ नहीं। देश की सरकार के पास तो कितने बिलियन डॉलर है हमारा आप सोच ही नहीं सकते। 27 लाख करोड़ का बजट है इस देश का। कहां 8,000 करोड़ और कहां 27 लाख करोड़? कोई कंपैरिजन है? आपने समय से उनको काउंटर नहीं किया, आपने अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हम आपको पिछले 3 साल से 4 साल से चिल्ला चिल्ला करके थक गए कि ये चीजें हो रही हैं, जाग जाओ जाओ। अपने कंफर्ट जोन्स में आप लोग बैठे हुए थे, बढ़िया एसी चल रहा था, फला मंत्रालय से फला प्रोजेक्ट ले लेंगे, फला मंत्रालय से फला प्रोजेक्ट ले लेंगे, वही 10-15 लोग हैं, आपस में आप लोग बंदर बांट करके आपस में खुश रहिए। यही मीडिया स्ट्रेटेजी है, यही आपका सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है, वही चाटुकारों चापलूसों को एंगेज करना। एक ध्रुव राठी जैसे, मतलब मैं उसके लिए क्या शब्द उपयोग करूं, उस ध्रुव राठी को इंडिया अलायंस वालों ने इस देश का सबसे बड़ा हीरो बना दिया है। चाहे दिल्ली में चुनाव हो रहे हो, चाहे बंगाल में चुनाव हो रहे हो, गाड़ियां लगा लगा करके बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे ध्रुव राठी की वीडियोस चलाई जा रही हैं। ध्रुव राठी को इतना इंडोर्स किया कि वो उस बंदे को इंडोर्स कर करके इस देश के हर एक युवा तक पहुंचा दिया उन्होंने। आप क्या कर रहे थे कि आपके लिए कोई जरा सा क्रिटिकल हो जाए, कोई जरा सा कह दे आपको ट्विटर के ऊपर या आपने किसी वीडियो में, आपकी अपनी विचारधारा का आदमी अगर आपसे ये कहते कि यार आप देखो ये चीज ठीक नहीं कर रहे हो, इसको आप इस तरह से करोगे तो ये नुकसान होगा, आप इसको ऐसे मत करो। आपकी स्ट्रेटेजी थी कि पड़ जाओ इसके पीछे।
पड़ जाओ इसके लिए माँ बहनी गालियां दो, इसको दलाल बता दो, उसको बता दो ये बिक गया, इसने कांग्रेस से पैसे खा लिए, इसने फला पार्टी से पैसे खा लिए, इसी काम में लगे हुए थे। बस गाली दो, कांग्रेस वाले हैं तो उनको भी दो, अपने हैं तो उनको भी दो, उनको भी दलाल बोलो, सामने वाले को भी दलाल बोलो। क्रिटिसिज्म नहीं सुनना, कोई कमी नहीं सुननी, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार। तो 5 स्टार का नतीजा आज लगा है मछली बाजार दिल्ली में। चंद्रबाबू नायडू को 10 मंत्रालय चाहिए, नीतीश कुमार को 5 मंत्रालय चाहिए, शिंदे को 4 चाहिए, एक जीतन राम मांझी है 1 सीट लेकर के वो 1 मंत्रालय मांग रहा है, वो भी फुल मिनिस्ट्री, 1 सीट है उसकी पार्टी की। तो झेलिए, यही नतीजा होता है। सिर्फ चमचों को, चापलूसों को आप टिकट देंगे, सिर्फ चमचों को, चापलूसों को आप सुनेंगे, सिर्फ चमचों को, चापलूसों को अपने इर्द गिर्द बिठा के रखेंगे, तो नतीजा ऐसा ही आएगा। और अगर यही पॉलिसी आपने अगले 5 साल और रखी तो 5 साल बाद इससे भी ज्यादा कम वोट मिलेंगे, इससे भी कम सीटें मिलेंगी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, मैंने उन मीटिंग्स में बोला, मैंने कहा कि देखिए वाराणसी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें बहुत व्यापक स्तर पे करप्शन हो रहा है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर में जिन लोगों के मकान लिए जा रहे हैं, इन मकानों में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, लोग खुश नहीं है, आप इनका मुआवजा बढ़ा दीजिए। हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, पान वाले जो पान बेचते हैं, वो पान वाले जो दलाल बने हुए हैं, बनारस में बता रहा हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, पान बेचने वाले दलाल बने हुए थे, वो लोगों के मकान बिकवा रहे थे, कह रहे थे तुमको हम 4 गुना पैसा दिलवा देंगे, हम तुम्हारा सर्कल रेट इतना करा देंगे, और उसमें कमीशन खा रहे थे। कोई आकर के कैमरे पे ना बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सड़क के ऊपर आम लोगों के बीच में लोगों को पता नहीं होती, लोगों को पता होती है। हर कोई आके कैमरे पे नहीं बोलता। हमारे वीडियोस के ऊपर अगर 1000 कमेंट होते हैं और 1 लाख व्यू होता है, तो ऐसा नहीं कि जो 1 लाख कमेंट में अगर 500 गालियां पड़ी हैं, तो वो जो 1 लाख लोग देख रहे हैं वो सब हमारे वीडियो से नाखुश ही हैं। मेजॉरिटी हमेशा साइलेंट होती है, वो बोलती नहीं है। 90% लोग बोलते नहीं है, पता उन्हें सब कुछ होता है। लल्लू सिंह को अयोध्या से टिकट दिया, कितने लोगों ने आपको मना किया था, कितने बुद्धिजीवियों ने आपको मना किया था, और आपके अपने ही विचारधारा के बुद्धिजीवियों ने आपको मना किया था कि लल्लू सिंह को वहां से टिकट न दिया जाए अयोध्या से। मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, मुझसे कितने इस तरह के बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमारी मीटिंग हुई, हमने मीटिंग में जा करके बोला कि लल्लू सिंह को टिकट न दिया जाए, उसके बावजूद लल्लू सिंह को टिकट दिया गया। क्योंकि जब वो लोग अयोध्या गए थे तो उन्होंने वहां पे, जब वो लोकल कार्यकर्ताओं से, और मैं ये बात कर रहा हूं उन वरिष्ठ पत्रकारों की जिन्होंने दशकों गुजारे हैं पत्रकारिता में, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लल्लू सिंह का हमने विरोध किया, हमने कहा कि भाई आप इनको टिकट दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, नहीं माना। आप ऐसे उम्मीदवारों को टिकट आपने दी है जो कि जनता को, या तो वो जनता को छोड़े, वो कार्यकर्ता को अवेलेबल नहीं होते हैं, कार्यकर्ता उनसे नहीं मिल सकता। आप इतने बड़े वीआईपी को अगर आप टिकट दे देंगे, जो वीआईपी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का टाइम ही ना हो, 5 साल में 1 बार या 2 बार आएगा, सिर्फ फीता काटने आएगा या उद्घाटन करने आएगा, और फिर वो आता ही नहीं कभी अपनी लोकसभा सीट में। तो इस तरह के उम्मीदवार तो हारेंगे ना। और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है कि जिनसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री बनारस आगे जा चुके हैं पिछले 5 साल में। वो प्रधानमंत्री होते हुए इतना व्यस्त नहीं है जितना ये मंत्री लोग व्यस्त हैं और जितना ये सांसद लोग व्यस्त हैं, तो हारेंगे। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को इतना विकास दिया मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया। भाई आपने सड़कें अच्छी बना दी, आपने सड़कें चौड़ी बना दी, आपने विकास कर दिया, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जिसके घर में पानी नहीं आ रहा है, जिसको पुलिस से परेशानी है, जिसको घर में जल निगम से कोई काम कराना है, जिसको बिजली विभाग वाले उसकी बात नहीं सुन रहे, वो आखिर किसके पास जाएगा? वो अपने लोकल सभासद के पास जाएगा, अपने लोकल बूथ कार्यकर्ता के पास जाएगा, वो बूथ कार्यकर्ता उसको लेकर के सांसद के पास जाएगा, विधायक के पास जाएगा, तब तो उसका काम होगा। सांसद तो अवेलेबल ही नहीं है, और बूथ कार्यकर्ता की बात पुलिस वाले सुनते नहीं है। बूथ कार्यकर्ता की बात जेई सुनेगा नहीं, बिजली विभाग का। बूथ कार्यकर्ता की बात जल निगम का बाबू सुनेगा ही नहीं। तो अगर आपको सांसद अवेलेबल ही नहीं है, आपका सांसद बहुत व्यस्त है, और उसको आप दोबारा टिकट देंगे, आप सबसे पहले तो उस सर्वे कंपनी को पकड़िए कि जिसने आपके लिए सर्वे किया था। हर पार्टी अपने सर्वे कराती है ना कि भाई हमारे कौन से कैंडिडेट की कितनी पॉपुलैरिटी है। तो सर्वे कंपनी को पकड़िए और उससे पूछिए कि उसने क्या सर्वे किया था उत्तर प्रदेश में। उसने कैसे कहा था कि इन लोगों को टिकट अगर हम देंगे तो जीत जाएंगे ये। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स इलेक्शन नहीं डिसाइड करते। सोशल मीडिया पे अगर इलेक्शन होता तो ध्रुव राठी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए आकर के।
अगर सोशल मीडिया पे ही अगर इलेक्शन होना है तो ध्रुव राठी आगे आकर के वोटिंग करा लीजिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए देश का। आप ये अपने महाराष्ट्र में आप ये कहते हैं कि भाई हम अभी 6 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि अजीत पवार इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है। प्रफुल्ल पटेल ने इतने 1000 करोड़ का एयर इंडिया घोटाला किया है, खुद प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कह रहे हैं, और फिर आप जा करके अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को आप उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। जब आप अलायंस कर लेंगे तो उस कार्यकर्ता के बारे में सोचिए, उस वोटर के बारे में सोचिए कि यार वो कार्यकर्ता, वो वोटर जो अजीत पवार ने जिसको जेल में डलवाया है, अजीत पवार ने जिसके ऊपर लाठीचार्ज कराई है, अजीत पवार जब अभी ज्यादा पहले नहीं, अभी 2 साल पहले जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसमें अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये सारे थे, तो उस समय जिन भाजपा कार्यकर्ताओं को उठा करके झूठे मुकदमे कराए अजीत पवार ने जिनके ऊपर, वो भाजपा कार्यकर्ता कभी वोट दिलवाएगा अपने लोगों को ले जाकर के, हाँ चलो अजीत पवार की ये हमारी जो लोकसभा सीट है ये अजीत पवार के हिस्से में आई है तो चलो चल के अजीत पवार के लिए वोट डालो? वो मर जाएगा, कभी नहीं करेगा। वो 10 मुकदमे झेल रहा है, उसके बाद 10-10 फर्जी मुकदमे हो रखे हैं जो अजीत पवार ने करवाए थे, वो कभी वोट नहीं मांगने जाएगा उसके लिए। वो प्रफुल्ल पटेल को कैसे डिफेंड करेगा? ये कल्चर जो था, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर था, इसको कांग्रेस पार्टी के ही पास रहने, लेकिन नहीं, चाणक्य नीति दिखानी है हमें, दिखाओ आप चाणक्य नीति, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेंड करने के लिए तो हमारे पास वो है ना सोशल मीडिया पे ट्रोल्स, जो इसको क्रिटिसाइज करेगा, जो इसको खराब बोलेगा, उसके पीछे लगा देंगे हम अपनी ट्रोल आर्मी। वो उनको यूट्यूब पे भी जाकर गाली देंगे, वो उनको ट्विटर पे भी गाली देंगे, वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे, वो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे उनके लिए। आपने एक इको चैम्बर ऐसा बना दिया है जहां पे सिवाय चापलूसों के किसी को इंटरव्यू नहीं मिल सकता, सिवाय चापलूसों के कोई प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, सिवाय चापलूसों के कोई सेंट्रल लीडरशिप से मिल नहीं सकता। तो अगर जब चापलूसवाद ही चलाना है, अगर परिवारवाद के विरोध में आपकी स्ट्रेटजी चापलूसवाद है, तो मैं देखता हूं कि इस परिवारवाद को आप अपने इस चापलूसवाद से कैसे डिफीट करते हैं, कैसे हराते हैं आप। उस इको चेंबर से आपको निकलना पड़ेगा। वो जो इको चेंबर आपने अपने इर्द गिर्द बना रखा है, वैसे बहुत सारी गलतफहमियां, अब आपको समझ में आएगा ना, अब तो सरकार चलेगी, अब तो वो निर्णय नहीं हो पाएंगे। जो रिफॉर्म्स, जो सुधार पिछले 10 साल में कर पाए थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। ये होता है चापलूसी का खामियाजा जो इंसान को भुगतना पड़ता है। ये होता है वो इको चेंबर, जब अपने इको चेंबर में आप खुद को बंद करते हैं और ग्राउंड रियलिटी से, क्रिटिकल वॉइसेस से खुद को दूर करते हैं। जो बीजेपी का वोटर था, आप ये मानिए कि अगर काशी में 5.5 लाख वोट के मार्जिन से अगर पिछली बार प्रधानमंत्री जी जीते थे और इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो वो 5 लाख से जो 1.5 लाख वोट हुआ है, यानी कि वो जो 2.5-3 लाख वोटर जो टूट करके उधर चला गया है, उसने यही 2.5-3 लाख ने पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट दिया था। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो 2.5-3 लाख वोटर यहां से उठ करके जिसने इनको वोट दिया था वही अजय राय है ना, कांग्रेस का उम्मीदवार तो वही अजय राय है, प्रधानमंत्री मोदी भी वही है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो 2.5-3 लाख वोटर जिसने पिछली बार मोदी जी के लिए वोट दिया था, उसने इस बार अजय राय को वोट दे दिया? ये पता करने के लिए आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मुझे गाली देके इस तथ्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इस तथ्य तक पहुंचने के लिए आपको पता करना पड़ेगा, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था उस समय जो भ्रष्टाचार चल रहा था, वो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था, उसका लाभार्थी कौन था, उस समय जनता की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही थी। जब अयोध्या में लोग आपको कह रहे थे कि लल्लू सिंह को टिकट मत दीजिए, तो आपने टिकट क्यों दिया? क्या मजबूरी थी? जब अयोध्या में लोग आपसे कह रहे थे कि अयोध्या में भी जिस तरह से जमीन अधिग्रहण की जा रही है और उसमें जिस तरह से वहां पे जो लोकल अधिकारी हैं वो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस समय आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? इसका समाधान मुझे गाली देके नहीं मिलेगा। इसका समाधान तब मिलेगा जब आप वहां पे पता करेंगे कि वो कौन अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो कौन अधिकारी हैं जो आम जनता की बात नहीं सुन रहे थे, और उनको इतनी ताकत कहां से मिल रही थी कि वो जो चाहे वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। IAS, IPS, ये जो बाबू लोग हैं, इन्होंने इस देश में कई सारे मुख्यमंत्रियों की और कई सारे मंत्रियों की और प्रधानमंत्रियों की लुटिया डुबो दी है। और अगर आप इनकी ही सुनते रहे और आप इनके ही मन मुताबिक अगर आप कार्य करते रहे और इनकी ही बातों को सच मानते रहे, क्योंकि इन्होंने आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कहीं कोई परीक्षा पास कर ली थी, तो आपका भी अंजाम वही होगा। आपको भी उसी रास्ते पे लेके जाएंगे ये। आपको सच सिर्फ और सिर्फ आपका कार्यकर्ता बताता है, वो भी वो कार्यकर्ता जो बूथ पे काम करता है। आपको सच वो बताते हैं जो आपकी विचारधारा के इंडिपेंडेंट लोग हैं,
चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, वो आपको सच बताते हैं और इसीलिए आपको उनकी बातें सुन के आपको कष्ट होता है और आप नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो उस आईएएस आईपीएस बाबू की तरह दोनों हाथ बांध करके सर नहीं कर रहे होते। वो आपको जो जैसा होता है वैसा बता रहे होते हैं। आपको ये जो सर करने वाले हैं, जय हिंद सर जय हिंद सर, ये जो करते हैं ना, ये इस देश में राजनीति के गर्त में लेके जाते हैं लोगों को। बड़े बड़े प्रधानमंत्री डुबा दिए इन्होंने, बड़े बड़े मुख्यमंत्री खा गए। ये राजनीति के उस छोर पर जाकर उनको खड़ा कर दिया कि लौटना मुश्किल हो जाता है कई बार। आप जीते हैं चुनाव, आपकी गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन इन गलतियों से सीखें। आपके शुभ चिंतक हैं वो लोग जो आपको कड़वी बातें बताते हैं। आपके दोस्त अच्छे वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि यार तुम ये काम कर रहे हो, ये गलत है। माँ बाप भी अपने बच्चों को बचपन में यही सिखाते हैं कि जिस इंसान की बातें तुम्हें सबसे ज्यादा कड़वी लगती हैं, तुम्हें वास्तविकता में सच्चाई वही बता रहा होता है। आप लोग भी समझें इन चीजों को। आप कितना भी करेंगे कि नहीं सरकार अडानी को कुछ नहीं कर रही है, कुछ, ये सब का सब परसेप्शन का गेम है। ये सब परसेप्शन की वजह से हुआ है। दो मूलभूत कारण हैं इस चुनाव में भाजपा के इस परफॉर्मेंस के लिए, एक परसेप्शन मैनेजमेंट और दूसरा रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ दो कारण है। आपने उन कैंडिडेट्स को टिकट दिए जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल नहीं थे, जो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। कार्यकर्ताओं के लिए उनसे मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत वीआईपी है ना, मतलब वो मंत्री हैं, वो ऐसे सांसद हैं कि वो दिल्ली चले गए तो फिर दिल्ली में ही है, फिर वो लौट के आ ही नहीं रहे हैं। वो साल में एक बार आ रहे हैं, 6 महीने में एक बार आ रहे हैं, यानी पार्ट टाइम सांसद हैं। तो पार्ट टाइम सांसद को कोई वोट नहीं देता है, याद रखिए इस बात को। जरा सोचिएगा इस बारे में कि जिस स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, वो राहुल गांधी के पीए से कैसे हार गई। सारे जवाब इसी सवाल में है। जरा सोचिएगा इस विषय में कि राम मंदिर जहां बना वहां पे भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाना कि हमने बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, यार आपने डेवलपमेंट किया, इस बात से कौन नकार रहा है, लेकिन मेरी डेली की समस्याओं का क्या, जिसके लिए मैं अपना जनप्रतिनिधि चुनता हूं, मेरी उन समस्याओं का क्या जिसका निराकरण सिर्फ एक विधायक या सांसद ही कर सकता है। मैंने अगर आपको वोट दिया है तो मेरी समस्या आप सुनेंगे या उस समस्या को लेकर के मैं किसी और के पास जाऊं। मेरे अगर मोहल्ले में गली नहीं बन रही है, अगर वो वहां पे कीचड़ लग रहा है, वहां पे नाली जाम हो रही है, तो मैं वो समस्या लेकर के अपने सांसद के पास दिल्ली जाऊंगा। एक इंसान प्रयागराज से उठेगा और दिल्ली ट्रेन पकड़ के जाएगा अपने सांसद से मिलने के लिए कि हमारे यहाँ चल के जो है वो खड़ंजा लगवा दीजिए, हमारे गांव में जो है फला जो है वो रोड बह गई है तो उसको दोबारा बनवा दीजिए। वो गांव से आदमी जो है टिकट करा करके यहां आएगा। ये कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। दूसरा परसेप्शन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, उनका ठीक है, उनके पास पैसा था, जॉर्ज सोरोस था, उनके पास रवीश कुमार था, उनके पास ध्रुव राठी था। 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं और 10 ध्रुव राठी खड़े कर लिए। 10 साल से आपके पास सरकार थी, आपके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, आपके पास इतनी बड़ी मीडिया टीम है, आपका भाजपा मुख्यालय नया बना है, इतना विशाल का है, उसमें जगह की भी कोई कमी नहीं है। तो आपका मीडिया मैनेजमेंट, आपका परसेप्शन मैनेजमेंट कांग्रेस का आईटी सेल जो 2 दिन पहले बना है उसने धराशायी कर दिया। और ये आपका कारण है कि जॉर्ज सोरोस और रवीश कुमार और ध्रुव राठी ने मिलकर के जो सरकार में हमारे जो 50 लोकसभा सीटें कम कर दी। अगर 50 लोकसभा सीटें ये कम कर सकते हैं तो आप राजनीति छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की तो कमी नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारे रॉथस्चाइल्ड है, दुनिया में बहुत सारी जॉर्ज सोरोस है, बहुत सारी CIA जैसी एजेंसीज हैं, दुनिया में बहुत सारे ये हैं। तो अगर आप इतने ही बेबस हैं और आप कुछ कर ही नहीं सकते और सारी जिम्मेदारी, और आप कहीं गलती नहीं की, आपने कैंडिडेट भी अच्छे चुने, आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने बहुत विकास भी किया, जनता के लिए आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर आपका वोट शेयर गिर रहा है जस्ट बिकॉज किसी और ने साजिश कर दी है, तो फिर ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जरा सा कोई आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ले ले कि यार ये ठीक नहीं है। इलेक्शन के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से NDTV के प्रोग्राम में एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा गया था। एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो निर्मला सीतारमण से एज अ वित्त मंत्री ये सवाल करता है कि भाई मैं इतना इनकम टैक्स देता हूं, मैं 30% इनकम टैक्स देता हूं, जो भी कमाता हूं उसमें 30% इनकम टैक्स देता हूं, फिर जो भी इस्तेमाल करता हूं उस पर 18% GST देता हूं। लोढ़ा साहब आपके बगल में बैठे हैं जो कि इतने बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे के। बॉम्बे में तो मकान खरीदना जो है कि एक नाइटमेयर है, दुस्वप्न है। तो इतना सब करने के बाद कैश ये लेंगे नहीं, बिकॉज आपने मना कर दिया कि कैश में कोई आप ले नहीं सकते,
तो अब मैं चलूंगा तो मैं उस पर इतनी % ड्यूटी पे करूंगा, और इतना कहे कि सब कुछ करने के बाद, और उसके बाद अगर मैं स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूं तो ट्रेडिंग में मेरे लॉस में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है और मेरे प्रॉफिट में सरकार की इतनी हिस्सेदारी हो जाती है। और ये सब कुछ करने के बाद अगर मैं एक मकान मैनेज कर भी लूं तो उस पर फिर मुझे इतना टैक्स, इतनी जीएसटी मुझे अलग से पे करनी पड़ती है। तो यानी कि मेरे लॉस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर नहीं है और प्रॉफिट में पार्टनर है। उस समय वो उठती हैं, कहती हैं कि उसका जवाब ही नहीं देते उसके सवाल का, कहते हैं कि आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द स्लीपिंग पार्टनर, सो अ स्लीपिंग पार्टनर कांट आंसर दिस क्वेश्चन। ये कोई जवाब होता है? इस देश में बहुत सारे लोगों का सवाल है। मिडिल क्लास आपका सबसे बड़ा वोटर बेस है। मिडिल क्लास को आपको रिलीफ देना चाहिए। आप मिडिल क्लास को रिलीफ ही नहीं देने को तैयार है। निर्मला सीतारमण एक वित्त मंत्री के तौर पे वो क्या बोलती हैं, उनका कोई संवाद ही नहीं है इस देश में किसी से। वो क्यों नीतियां बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, वो उस भाषा में बात करती है जो उस भाषा हिंदी भाषी प्रदेशों में 70-80% लोगों को समझ ही नहीं आती। आप मिडिल क्लास के ऊपर आप टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हो। वो सबसे ज्यादा आपको टैक्स देता है, वो सबसे ज्यादा आपके लिए काम करता है, सबसे ज्यादा आपको वोट देता है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हो, अपनी सोसाइटीज में बैठ करके आपके व्हाट्सएप ग्रुपों को वही चला रहा है। लेकिन चलिए कुछ तो है, मतलब वो तो मतलब पागल ही है, मतलब मेंटली वो उनको लॉजिक से, सेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो बस हैं कि मतलब हम बस मोदी मोदी मोदी, उनको और कुछ नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी उस माइंडसेट की नहीं है। आप समझिए, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वोटर्स हैं, लेकिन उनके भी अपने परिवार है, उनको भी अपना घर चलाना है। उनकी आमदनी उतनी नहीं है जितना इन सपोर्टर्स की हो सकता है होगी। वो हैंड टू माउथ लोग हैं। वो महीने में 40-50 हज़ार रुपए कमाते हैं। 60 हज़ार रुपए अगर उनकी सैलरी है तो 60 हज़ार रुपए में अपने बच्चों की एजुकेशन का क्या हाल है इस देश में आपको पता है। प्राइवेट स्कूल में अगर अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आधी सैलरी तो उस इंसान की अपने बच्चे की एजुकेशन पे जा रही है। उसके बाद उस बच्चे से, उससे आप तरह से आप इनकम टैक्स भी भरवा रहे हो। फिर सड़क पे निकल रहा है, जीएसटी पे कर रहा है। रोड पे निकल रहा है तो रोड पे जाकर के वो रोड का टोल टैक्स भर रहा है। 10 रुपए की मिठाई खरीद रहा है दुकान से तो उस पर भी सीजीएसटी, एसजीएसटी पे कर रहा है। मिडिल क्लास, कोरोना के बाद मिडिल क्लास की वो स्पेंडिंग पावर नहीं रह गई है। आप उस चीज को समझिए। मिडिल क्लास को आपकी जो भी सरकार बनेगी उसमें वित्त मंत्रालय आप जिसको भी देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आम इंसान से जुड़ा हुआ हो, जो वो भाषा बोलता हो जो आम इंसान को समझ में आती है, आम जनता से संवाद कर सके, उनको बता सके कि हम जो नीतियां बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोगों को कन्विंस कर सके, समझा सके, और उनको थोड़ा रिलीफ दे मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास आपका वोटर है, मिडिल क्लास आपका नौकर नहीं है। ये मिडिल क्लास है। 2004 में इसने कांग्रेस को वोट दिया था, 2009 में कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट दिया था, 2014 में इनके करप्शन से तंग आकर के उसने आपको वोट दिया, 2019 में दोबारा आपको वोट दिया। तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेकर के उसके ऊपर आप टैक्स पे टैक्स मत ला दिए। उसको रिलीफ देने के बारे में सोचिए। अगर कांग्रेस पार्टी से कुछ सीख सकते हैं तो ये सीखिए कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक इस देश के मुसलमानों का है, क्योंकि वो उनका कोर वोटर है। मुसलमान इस देश में ना सरकार बना सकता है ना सरकार गिरा सकता है। 20% वोट कभी भी सरकार ना बनाने की स्थिति में होता है ना सरकार गिराने की स्थिति में होता है। लेकिन 80% जो वोटर होता है ना वो सरकार बनाने की स्थिति में भी होता है और गिराने की भी स्थिति में होता है। हिंदुओं को गालियां देने में, हिंदुओं को गालियां देने से कि ये तो होते ही गद्दार हैं, ये तो सारे के सारे ही XYZ है, ये तो सारे ही ऐसे हैं, राम मंदिर बनने में 500 साल ऐसे ही थोड़ी लगे। आपको क्या लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये सब कह के? जिन लोगों ने आपको इस बार वोट नहीं दिया, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम अगर आपका वोटर बेस गया है कहीं, आप कम से कम अपने पुराने वोटर बेस को वापस लाइए। आप उसको वापस लाने के बजाय आप और लोगों को नाराज कर रहे हैं। यार हमने इनको, यही उत्तर प्रदेश है, 14 में हमने इनको 72 सीटें दी तो हम बहुत अच्छे थे, 19 में 62 सीटें दी तो हम बहुत अच्छे थे, अब 24 में हमने 32 सीटें दे दी तो हम इतने खराब हो गए कि हमको माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। तो ये सब सोचने पे मजबूर मत कीजिए लोगों को। बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। उठिए, जस्ट स्मेल द कॉफी। दूसरों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर झांकने से कि हमारी कहाँ कमी रह गई, हमने कहाँ गलती की है, उन गलतियों पे सोचिए। हमने क्या अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम तो कुछ भी कर देंगे, ये तो वोट हम ही को देंगे, जाएंगे कहाँ? ऐसे देश में कहीं नहीं होता। फॉर ग्रांटेड आप किसी को नहीं ले सकते, आप कोई भी हो। इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार गिरा दी थी, इस देश की जनता ने। और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी वो थी उस समय कि उसने बांग्लादेश बनाया था।
पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था पूरे देश को। वो सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं बड़ी स्ट्राइक थी वो। उस इंदिरा गांधी वो अपने पॉपुलैरिटी के पीक पे थी और इंदिरा गांधी को खुद अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हरा दिया था। 1977 में 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, वही रायबरेली की जनता है जिसने राहुल गांधी को इस बार जिताया है, उसने इंदिरा गांधी को हरा दिया था उसी गढ़ से, जिसको आज वो गढ़ कहते हैं। तो फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपने वोटर बेस को ह्यूमिलिएट मत कीजिए, अपने वोटर बेस को गाली मत दीजिए, अपने वोटर बेस को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, अगर आपकी अपनी विचारधारा के लोग, आपके शुभचिंतक जो है, अगर आपसे अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो आपको कड़वी भी लग रही हो, उसको सुनिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए।